स्टूडेंट अकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। बात हो रही थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में बात चल रही थी। उसी सिनेरियो में हम बात करेंगे कि इसके जो बेसिक अजम्पशन थे वो क्या थे और जो साइंटिस्ट का बेसिक ओवरव्यू था वो क्या था। क्योंकि अभी हम इस टॉपिक को ओपन कर रहे हैं तो हम इसको बेसिकली अभी देखेंगे, इंशाल्लाह इसको फिर डिटेल भी डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं द क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल जो था वो क्या था, वो बेस करता था कुछ एजम्पशंस के ऊपर, जो एजम्पशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते थे उस ज़माने में। और इसका लिए ये होता था कि बहुत ज़्यादा जाहिर करता था कि क्लासिकल इकोनॉमीज किस तरह से अपने आप को चलाती थी या उनका क्या यकीन होता था इकोनॉमी के ऊपर, वो तमाम चीज़ें। फिर वो मार्केट के बारे में, मार्केट किस तरह ऑपरेट होती थी, एडजस्टमेंट वेजेस वगैरह के बारे में क्या डीलिंग होती थी, वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। हम फर्दर डिस्कस करते हैं इसके असम्पशंस को। अच्छा, अब यहाँ क्या कंडीशन थी, यहाँ पर ये कहते थे कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट शो कराती है एट हर टाइम पे। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि दी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि वो क्या तो होती है फुल एम्प्लॉयमेंट पे या फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब होती है। और उस एम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो वॉलंटरी होती है, फ्रिक्शनल होती है, यानी कभी वापस भी आ सकती है अपनी जगह पे, और वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, पर वो ये कहते हैं कि देखें सप्लाई क्रिएटेड सोन डिमांड, यानी वो ये कहते हैं कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस नीचे चली जाती हैं या वेजेस नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो आप वेजेस नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो बढ़ जाएगी और वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये उनका बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन ये कंसेप्ट फर्दर नहीं चला। इसको फर्दर जो है देखेंगे हम कि ये कैसे एडजस्ट नहीं हुआ। अच्छा, आजकल कुछ अंडर डेवलप नेशन में ये किया भी जा रहा है कि वो वेजेस नीचे करके अपनी एम्प्लॉयमेंट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुराना कंसेप्ट है जिसके थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से इकोनॉमी को एडजस्ट कर लें। अब यहाँ ये कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड से का जो लॉ है वो ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। वो ये कहते हैं कि जो भी कुछ इकोनॉमी में बन रहा है वो क्या कर रहा है, वो बिक रहा है। वो उसकी वजह ये बताते हैं कि इसलिए बिक रहा है कि जब प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन क्या करती है कि तमाम जो इनकम होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा देती है। और वो जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें मार्केट में बन रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद वो एक और चीज़ भी कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो ओवर जनरेट हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए किसी भी चीज़ की, या ऐसा हो जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट अपना रफ्तार रखे जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, उनका कहना ये है कि जितने भी आप प्रोडक्शन फैक्टर्स को यूटिलाइज करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन फैक्टर यूटिलाइज हो जाएंगे और जो मार्केट होगी वो अनएम्प्लॉयमेंट सफ़र नहीं करेगी। लेकिन देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में ये काम नहीं करता। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते भी हैं तो हमें नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के जो फील्ड है वो अलग अलग है, हर किसी की प्रैक्टिस अलग अलग है, तो वो फील्ड को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। अब यहाँ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि वेज और प्राइस जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लेक्सिबल होती हैं और एडजस्ट हो जाती हैं फ्रीली। जैसे आप सप्लाई डिमांड का रूल देख रहे हैं, पीछे हमने सप्लाई डिमांड का रूल डिस्कस किया, उस रूल के ऊपर इसको एडजस्ट कर देंगे कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है तो आप क्या करेंगे कि वेजेस गिराएंगे और ऑटोमेटिकली लोगों को भर्ती कर लेंगे, लोग आपके पास आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिस्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसी तरह से अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में भी ये होगा कि सप्लाई जब बढ़ेगी तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, और जब उसकी कहते हैं जब उसकी सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और उसकी प्राइस ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल और एडजस्ट होती रहेगी। तो ये उनका कंसेप्ट था। लेकिन फर्दर जब हमने 1930 का डिप्रेशन देखा तो ये तमाम मामला यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पाए और इस तरह से इकोनॉमी शिफ्ट आया कि वो बिल्कुल इकोनॉमी में जो है वो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन भी करनी पड़ी, लोगों के लिए वेजेस भी निकालने पड़े, चीज़ें करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को एडजस्ट करनी पड़ी। उसके बाद ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट ये होती है कि अगर लोगों ने कोई पैसा जमा करा है, ठीक है, उन्होंने अपने पास कोई सेविंग की है तो ऑलमोस्ट वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर लाजमी तौर पर रखना, मतलब अपने पास नहीं रखेंगे, वो कोई फ्यूचर के लिए रख लेंगे। लेकिन बाद में जब हमने केनेशियन की थ्योरी को देखा तो वो उसने कहा कि फ्यूचर अपने फ्यूचर कंडीशंस के लिए भी लोग अपना पैसा सेव कर लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो इंटरेस्ट रेट में इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि अगर कुछ लोग सेव करते हैं तो वो मोर इंटरेस्ट रेट की फाल होने के बाद अपना जितना भी पैसा होता है वो इनकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और वाइस वर्सा पे वापस ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इनका ये कंसेप्ट था। दूसरा ये था, ये कहते थे कि कोई भी इकोनॉमी है उसके अंदर मनी
जो है वो अगर सेव कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट वापस आपकी मार्केट में आ जाती है और इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाती है और ऑटोमेटिकली उसमें कोई भी ऐसा शिफ्ट ऑन नहीं देखा जाता। तो ये भी एक कंसेप्ट था इनका और कंसेप्ट को देखा जाता है। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, ये फर्दर हमारे पास डिटेल में चल रहा है।